नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एटिक पे। मैं हूं तुषार पाठक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट को। अभी इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। सिलेबस को हम अभी नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जो है पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा जो मॉड्यूल है उसको कवर करते जाएंगे। अभी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? देखो, जूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ज्यूरिस और दूसरा है प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब है लॉ, मतलब कानून, ठीक है, और प्रूडेंशिया इज नॉलेज, ठीक है। अब फार्मेसी के लॉज की नॉलेज को क्या कहा जाता है? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की स्टडी को जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, और हिंदी में इसका मतलब है नीति शास्त्र, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब है आपको कानून की एक अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम एथिक्स को पढ़ते हैं और कानूनी व्यवस्था को पढ़ते हैं। एथिक्स, ये वर्ड को जरा ध्यान में रखना। एथिक्स को ना हम जूरिस्प्रूडेंस से अलग नहीं कर सकते। ये एथिक्स और जूरिस्प्रूडेंस ना दोनों वर्ड्स आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। एथिक्स क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। एथिक्स हमें हमारे मूलभूत सिद्धांतों के बारे में और हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी देता है। अब कंडक्ट देखो, सोसाइटी के साथ है, किसी के साथ है, प्रोफेशनल के साथ है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ है, मतलब ये तो फार्मेसी की फील्ड में ना, लेकिन एथिक्स हमें किसी भी लेवल पे, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या प्रोफेशन में हैं, तो उस प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। ये एथिक्स किस हर एक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसके अलग एथिक्स हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं एथिक्स। लेकिन एथिक्स के साथ साथ एक और टर्म है मोरालिटी, ठीक है। मोरालिटी और एथिक्स ये भी आपस में फिर फर्दर जुड़े हुए हैं। एथिक्स हमें सिखाते हैं कि इंसान का आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी को सेवा प्रदान कर सके। एक इंसान का उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी और उसके कामगार साथियों के साथ किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें एथिक्स से मिलती है। एथिक्स और मोरालिटी के डिफरेंस को थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। आपके पास एक इंसान आता है जिसके मतलब मान लीजिए कि कोई सीवियर डिसऑर्डर है उसके मतलब बच्चे को, ठीक है। तो वो आपके पास आके कहता है कि देखो मैंने ना ये डायग्नोज किया है डॉक्टर ने कि मान लो इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट की सर्जरी होनी है, और जो जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हो वहाँ पे खर्चा आना है 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको पता है कि वो चीज़ जो है वो 5 लाख वाली सर्जरी नहीं है, वो एक्चुअली किसी और हॉस्पिटल में सस्ते दाम पे मतलब मान लो 1 लाख रुपए में भी हो सकती है। अब वो सामने वाला परिवार आपके पास आता है जिसका बच्चा जो है वो बीमार है और उसकी सर्जरी होनी है, तो वो उसके फादर आप आके आपके पास कहते हैं कि देखो बेटा आप हमें अच्छे से बता दो कि ये जो है ना कि या क्या ये हॉस्पिटल जो है ये बेस्ट है इस सर्जरी के लिए। हमने तो यही सुना है मार्केट में कि ये जो हॉस्पिटल है इसके डॉक्टर जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, और यहाँ पे जो है हमें अपनी मतलब चिंता की बात नहीं है हमारे लिए, मतलब बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, और डॉक्टर्स तो अच्छे हैं ही हैं, और हम अपने बेटे की हेल्थ का सवाल है इसलिए हम जो हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अब आपको तो पता है कि यहाँ नहीं, मतलब दूसरे हॉस्पिटल में भी जो आप बताएँगे उनको कि उस हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे आपका खर्चा जो है 1 लाख ही आएगा, और वहाँ पे सेम सर्जरी हो जाएगी और ये जो है सक्सेसफुल भी वहाँ पे हो जाएगी। अब एक तरफ तो आ जाते हैं आपके प्रोफ़ेशनल एथिक्स। प्रोफ़ेशनल एथिक्स आपको क्या कहेंगे कि आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको उसका फ़ायदा करवाना है। आपने जो पेशेंट है उसको कहीं और नहीं जाने देना बल्कि यहीं पे लाना है, ठीक है? अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ायदा पहुँचाना है। लेकिन आपके अंदर की मोरालिटी कहेगी, क्या कहेगी? मोरालिटी, जो आपके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ आएगी ना, वो कहेगी कि नहीं, आप इनको बता दो कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे भी अच्छी सर्जरी हो जाएगी, और वहाँ पे
सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा और खर्चा जो है वो बस 1 लाख आएगा, जबकि आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कितना आ रहा था, 5 लाख। ठीक है। तो ये जो है, ये दुविधा जो आ जाती है ना, डायलेमा जो आ जाता है आपके दिमाग में, तो धर्म संकट एक तरह से जिसको कह देते हैं, तो ये है आपका बेसिकली एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस। इसका एक बैलेंस बना के आपको रखना होता है हमेशा अपनी लाइफ में। अब ये था एथिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस एक तरह का न्याय शास्त्र है जो एक फार्मासिस्ट को विभिन्न कानूनों के बारे में बताता है। एक फार्मासिस्ट का सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। फार्मासिस्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए सोसाइटी के लिए फार्मासिस्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। फार्मासिस्ट के लिए सही क्या और गलत क्या, इस बात की जानकारी उसको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर मिल जाती है। अब लेजिस्लेशन क्या होता है ये भी जान लो। ठीक है, ये वर्ड जो है इस सब्जेक्ट में आएगा ही आएगा, लेजिस्लेशन। तो जब भी पार्लियामेंट कोई पॉलिसी बनाती है, कानून बनाती है, ऑर्डिनेंस पास करती है, तो वो जनता के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है। ठीक है, कि अराजकता ना फैले, इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो। ठीक है, और सारा कुछ जो है आम जनता तक, पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो एक सिटीजन है आपके कंट्री का, उस तक भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचे। ये सब चीज़ों को सोचते हुए सरकार अपना एक लॉ बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और कुछ फ्रीडम भी दिए गए होते हैं। तो ये सरकार का क्या कैसा वर्क है, ये है लेजिस्लेटिव वर्क, मतलब कानून और नीतियों का निर्माण। इसको क्या बोल देते हैं, लेजिस्लेशंस। अब फार्मास्यूटिकल्स में सरकार ये सब लेजिस्लेशन क्यों बनाती है। देखो, सरकार जो है ना, कानूनी रूप से ये सुनिश्चित करती है कि जो ड्रग या मेडिसिन या मेडिकल सप्लाईज जो भी हैं, अल्टीमेटली पेशेंट को एडमिनिस्टर करी जानी है। ठीक है, तो उनको कैसा होना चाहिए, वो सेफ टू यूज़ होनी चाहिए, एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए उनमें, जनता को बेनिफिशियल होनी चाहिए और उनकी क्वालिटी भी एकदम बेहतर होनी चाहिए। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसी के फील्ड में भी कुछ लेजिस्लेशन है, कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और इस जो पूरा जब सब्जेक्ट है इसको समझते हैं, ये क्या सब्जेक्ट है। देखो, पहले के टाइम में ना वैदिक आयुर्वेदिक ज्ञान चलता था। ठीक है, फिर इसके बाद मॉडर्न टाइम तक आते आते बहुत सी कंट्रीज ने पुअर क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स को ना इंडिया में डंप करना शुरू कर दिया था। उस टाइम में कोई भी रेगुलेशन नहीं होती थी, ना ड्रग्स पे, ना फार्मेसी पे, ना डॉक्टर्स पे। ठीक है, कोई भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाता था। नकली दवाइयों का दौर आ गया था। ठीक है, ऐसे में सरकार, ये मैं बात कर रहा हूँ 1920s के अराउंड की, 1920s टू 30s 40s तक भी खैर गया कुछ। तो ऐसे में ना सरकार द्वारा इस मामले में इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी हो गई थी। और तब जो कानून बनाए गए ना बिफोर इंडिपेंडेंस, और फिर उसके बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स भी कानूनों में की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस जो फार्मास्यूटिकल्स में वर्क हुआ था, पहले वो जान लेते हैं वो क्या था। देखो, इंडिया में ना 1811 में पहली केमिस्ट शॉप खुली थी। जो किसने खोली थी, वो थे मिस्टर बाथगेट, अंग्रेज थे। ठीक है जी। फिर 1918 में एक केमिस्ट शॉप बनाई गई थी जो कि स- आपके एक स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट एंड कॉरपोरेशन द्वारा ओपन करी गई थी। फिर 1901 में बंगाल केमिकल्स का निर्माण हुआ था। ठीक है, और वो उसका निर्माता कौन थे, वो थे प्रफुल्ल चंद्र रे, मतलब पीसी रे भी जिनको बोलते हैं। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था ये निर्माण। और 1903 में भी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स का निर्माण हुआ था। ठीक है, और वो किसने किया था, वो था प्रोफेसर टी के गुज्जर द्वारा। और वो कहाँ पे किया गया था एलेम्बिक केमिकल्स का, वो किया गया था बड़ौदा में। ठीक है, आपकी एक नॉलेज के लिए ना एक फैक्ट बताता हूँ। अब आपको लगता होगा कि जो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स के जो रिलेटेड अफेयर्स है ना, सरकार में इनको कौन डील करता होगा। आप कहेंगे शायद हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना, लेकिन गलत है। हेल्थ मिनिस्ट्री हर जगह यूज़ नहीं होती। हेल्थ मिनिस्ट्री के बजाय जो फार्मास्यूटिकल्स का एक अफेयर है ना, जो भी इसके फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड अफेयर है, इनको ज़्यादातर डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर भी एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स।
वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स से डील करता है आम समाज में, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के पहले भी कुछ लॉज एग्जिस्ट करते थे अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक ओपियम एक्ट 1878, फिर उसके बाद पॉइजन एक्ट 1919 एटसेट्रा, ठीक है। बाकी वर्ल्ड वॉर वन जो थी ना, उसकी टाइमिंग थी 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है। इस वर्ल्ड वॉर में बहुत सी दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाईज की डिमांड थी, देखो ब्रिटिश कॉलोनीज में, यूरोप में और बाद में अमेरिका में भी। लेकिन उस टाइम पे वर्चस्व किसका था दवाइयाँ बनाने में? वो था वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही। उन्हीं में जो थी ये इंडस्ट्रीज जो थी डेवलप्ड थी कि जो फार्मास्यूटिकल्स को बना सकती थी अच्छे से, ठीक है, और सप्लाई कर सकती थी। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को ना और मेडिकल सप्लाईज को डंप करना शुरू कर दिया इंडिया में, ठीक है, और बाकी कॉलोनीज में भी किया, लेकिन इंडिया में भी हो रहा था ये सारा कुछ। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, तो यहाँ के लोगों की जो हेल्थ है उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था ये सब। तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कुछ कानून और रेगुलेशंस का लाना ज़रूरी हो गया, ताकि ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बंद किया जा सके। इसके लिए 1931 में ना सरकार द्वारा, तब की सरकार द्वारा एक कमेटी बिठाई गई, जिसका काम था कि पूरी रिसर्च करके एक कुछ रिकमेंडेशन देते कि कैसी ऑर्गेनाइजेशंस फार्मेसी में होनी चाहिए, क्या-क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो उसको एक पूरा जो था फार्मेसी के फील्ड में या फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में, केमिकल्स के फील्ड में एक पूरी रिसर्च करनी थी और अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देनी थी कि कैसे हम ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं इनको रोक सकते हैं और क्वालिटी ड्रग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और जनता की हेल्थ जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इस कमेटी को जो लीड कर रहे थे इंसान, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल आर एन चोपड़ा, ठीक है। और इस कमेटी को तब कहा गया ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, 1931 की बात है ये। इस कमेटी ने रिसर्च के बाद सरकार को कुछ रिकमेंडेशन दी, और जो बेसिकली 3 मेजर रिकमेंडेशंस थी उनके बारे में देखते हैं। पहली रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल नेशनल लेवल पर ना फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए, जैसे अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद ही बनी थी। और स्टेट्स लेवल पर भी फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए, ऐसे अब आपके जो स्टेट होगी तो उसकी एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी होगी उसके, ठीक है। तो उसका क्या काम था, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग का ध्यान रखेंगी वो, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन की रिकमेंडेशन भी उन्होंने दी थी कि एक रजिस्टर होना चाहिए जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तभी वो है आपकी स्टेट में काम कर सकते हैं फार्मेसी का, ठीक है। और फिर दूसरी रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी मतलब जो थी उसने ये कहा कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स का निर्माण किया जाना चाहिए नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब ये इनका क्या काम होना था, जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बनाने थे, इनका काम होना था कि जो इम्पोर्ट है ड्रग्स का या फिर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सेल है ड्रग्स की, उस पर एक पूरा कंट्रोल नियंत्रण हासिल करना, ये इसका पर्पस होना था। तो इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर एफडीए और सीडीएससीओ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया। एफडीए क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और सीडीएससीओ क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। तो उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज का निर्माण किया जाना चाहिए विद कंपिटेंट स्टाफ, सो दैट जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं उनको असिस्ट किया जा सके। ये तो थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशंस। और इसके बाद ना, रिकमेंडेशन के बाद कुछ कानून भी बनाए गए। तो उन कानूनों में हम जो अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो कौन कौन से कानून थे, कुछ एक को देख लेते हैं। देखो 1940s में बनाया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ठीक है। 1945 में इसमें थोड़े से रूल्स को ऐड किया गया, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स बनाए गए, ठीक है। 1948 में आया द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। 1954 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया, मतलब इसमें था कि ऑब्जेक्शनेबल जो एडवर्टाइजमेंट है उन पे रोक लगनी थी। फिर 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट आया, मतलब ये एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड था। ये उन सारी मतलब प्रिपरेशंस को लेकर था जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो उस पर रेगुलेशन लाने के लिए ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट लाया गया था 1955 में। 1979 में क्या बनाया गया,
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये एक कानून लाया गया जिसको 2013 में भी अमेंड किया गया था। फिर 1985 में आता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, तो ये सारा है एक बेसिक इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।